अच्छा, मेरे तमाम स्टूडेंट्स आप सबको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। इस वक्त क्लास में 14 स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 4-5 और स्टूडेंट हैं जो आज किसी न किसी वजह से नहीं आ सकें। जिसमें अहमद हो गया, शहजादा हो गया, तवक्का हो गई और आई थिंक हसन भी आज नहीं आए क्लास में। तो 3-4 और स्टूडेंट हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट क्लास में राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। ये जो 17-18 या 20 लोग हैं, आप तमाम लोग इंतहाई इंतहाई अब सीरियस हो जाएं। आपके नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फर्स्ट फ्रेमवर्क आप पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव। ठीक है जी। और इसके बाद ही आपने जो है अपना फ्रीलांसिंग करियर या इंटर्नशिप के लिए जो है अप्लाई करना है और काम स्टार्ट करना है। हम पहले दिन से आपको बहुत ज़्यादा मेरा मेरा फोर्स आप जो रहा है कि आपने अल्टीमेटली पैसे कमाना है। इससे हुनर सीख रहे हैं आप ताकि पैसे कमाएं। और ये आवाज़, मैंने आपसे ये भी हर बार कहता रहा हूँ कि ये यहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है। ये आपका आगाज़ है, आप पहली चीज़ सीख रहे हैं, आगे आपको हज़ारों चीज़ें और सीखनी है और हज़ारों मतलब आपको एक दफ़ा गाड़ी चल गई ना आपकी, उसके बाद आपको गाइडेंस की मतलब आप मेंटली आपको पता होगा कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है जी। मैं अगर अपनी बात करूँ, हमें क्लास में एंगुलर 1 पढ़ाई गई थी एट दैट टाइम, और सबसे कम काम अगर मुझे किसी चीज़ पे आता है तो वो एंगुलर 1 पे ही आता है। उसके बाद मैंने खुद से उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आती रही, एंगुलर 2, एंगुलर 3, अभी आई थिंक एंगुलर 7 और 8 एक्टिव है। इसके अलावा रिएक्ट है। ये दोनों चीज़ें मैंने खुद से पढ़ी थी। ठीक है, एंगुलर के लेटेस्ट वर्जन और रिएक्ट। और ये जो नई चीज़ें पढ़ी थी, इस पर सबसे ज़्यादा मैंने काम भी किया, सबसे एक्सपर्टीज़ भी मेरी इन्हीं में लाई है। सही है जी। आपको बताने का क्या मकसद है, अभी मैं आपको रिएक्ट पढ़ा रहा हूँ तो आपकी ये फर्स्ट फ्रेमवर्क है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने एंगुलर 1 पढ़ा था, वो उसने मेरी बुनियाद बनाई थी कि मैं आगे की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ खुद से पढ़ सकूँ। अगर मैं एंगुलर 1 ही सही तरीके से नहीं पढ़ता तो एंगुलर 2 भी नहीं समझ आती मुझे। ऑल्दो कि एंगुलर 2 वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एंगुलर 1। ठीक है, पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने रीराइट किया था, सिंटैक्स एक-एक चीज़ तकरीबन सब कुछ चेंज कर दिया था उन्होंने। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये बात बोली है कि आपको काम करने का सलीका आ जाता है। सही है जी। अच्छा जी। आपने प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया था ओएलएक्स वाला, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तक आप लोगों को कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं आज या कल में आपको चैट ऐप का टास्क असाइन कर दूंगा क्लासरूम। ठीक है, अगर आप ये जावास्क्रिप्ट पे छोटे छोटे ऐप्स नहीं बना रहे, आपको मैंने ये भी कहा था कि हाँ कुछ सरों ने कर भी लिया है, सही कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। जिनका नहीं हो सका है वो अपने दोस्तों से पूछ के हेल्प ले लेके चीज़ों को करें। ठीक है, आप कंप्लीट करें, उसको कोशिश करें। अल्टीमेटली देखें, आपके जो पिछला स्कोर है वो भी मेरे पास सेव है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको क्विज नहीं दिया है, लेकिन मैं आपके असाइनमेंट्स के ऊपर आपकी वैलिडेशन करूँगा। क्विज मैंने इसलिए नहीं दिया, क्विज मुझे करवाने थे आपके जावास्क्रिप्ट के भी, लेकिन ज़ाहिर है ऑनलाइन क्लास में मैं आपको मतलब आपकी जगह पे आके आपको इन्विजिलेट नहीं कर सकता। और मुझे नहीं पता कि बेईमानी करने का दिल तो सबका करता है, ब्राउज़र खोल के कोड चला के देख लिया, फिर पता लग गया आंसर है और फिर आंसर लगा दिया, तो बड़े मसले मसले मसाइल हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे क्विज़ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यूएशन नहीं होगी। फाइनल सर्टिफिकेशन जो आपकी होनी है उसमें सारी वैल्यूएशन होगी। जो आपकी फर्स्ट HTML CSS के असाइनमेंट थे, वहाँ से लेकर जो सारे जितने भी असाइनमेंट मैंने दिए उन सब पे आपकी वैल्यूएशन होगी और उसी पे आपकी परफॉर्मेंस मेजर होगी। ठीक है, क्विज़ भी उसमें शामिल था। सही है, जो ये चीज़ अपने जहन में आप रखें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप सर्टिफिकेट से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करें। फॉर एग्जांपल आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला तो भी आपको अगर काम आता है तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, काम आना चाहिए, ये आपका मेजर फोकस होना चाहिए। काम आएगा, आपकी कोडिंग अपने हाथों से लिखेंगे तब। सही है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? बाज़ दफ़ा आप क्या आपके पास एक दूसरे कंपोनेंट से या दूसरी फाइल से या किसी एपीआई के रिस्पॉन्स में कोई चीज़ मिल रही है। मिसाल के तौर पे आपको एक अरे मिल रही है, अरे का नाम है फ्रूट्स। ठीक है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। सही है जी। अब
आप अच्छा, ये मैंने 3 की एग्जांपल दी है, आप ये ज़ूम करें सिर्फ 3 नहीं है, हज़ारों लाखों हो सकते हैं, ठीक है? आप जिस कंपोनेंट में यूज़ करना चाह रहे हैं, ये मैंने आपको यहाँ इसलिए लिखा है, आप अज्यूम करें कि आपने एक सर्वर पे एक रिक्वेस्ट कॉल करी, रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आपको एक अरे मिली है, ठीक है? अब ये जो अरे आपको मिली है, इसमें इस तरह की एक अरे मतलब डेटा रखा हुआ है। अब उस कंपोनेंट के अंदर आप इसमें से बनाना यूज़ करना है, तो आप कैसे करेंगे? console.log फ्रूट्स और सॉरी यही लिखेंगे आप, ठीक है? ऑरेंज यूज़ करना है आपको, तो आप ये लिखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है? आपने कहा यार बार बार मुझे अरे का नाम लिखना पड़ रहा है और बार बार मुझे इंडेक्स नंबर लिखना पड़ रहा है, इससे आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ कि पूरी अरे में से जो जो चीज़ें मुझे यूज़ करनी है, सिर्फ उसको मैं तोड़ के अपने पास रख लेता हूँ और उसको मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, ना मुझे अरे का नाम लिखना पड़ जाए, ना मुझे इंडेक्सिंग लिखनी पड़ जाए, ठीक है जी? उसके लिए यूज होती है डी स्ट्रक्चरिंग। आप पूरे अरे को या ऑब्जेक्ट को तोड़ रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे अब मैं करने लगा मैंने कहा लेट, और यहाँ मैंने बना दी एक अरे, यहाँ मेरी रखी हुई है फ्रूट्स, ठीक है? फ्रूट्स का मतलब है ये वाला डेटा है, फिलवक्त मैंने 3 रखा है, सही है? आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। आपको जो जो इंडेक्स चाहिए, सही है, उस इंडेक्स पे आप जो यहाँ नाम लिखेंगे वो उसका वेरिएबल बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जीरो इंडेक्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने कॉमा दे दिया यहाँ पे। फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने कहा कि फ्रूट 1 चाहिए, एक मिसाल जस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है? सेकेंड इंडेक्स पे आपने कहा फ्रूट 2 चाहिए, सही है? ये हो गई आपकी डी स्ट्रक्चरिंग। आपने अरे को तोड़ दिया, वो कंपोनेंट उठा लिए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब आपको ना अरे का नाम लिखने की जरूरत है, ना इंडेक्स नंबर, जो आपने नए वेरिएबल्स बनाए हैं उसको यूज करना, ठीक है? इसको मैं अगर मिसाल दूं, तो मैं यहाँ कमेंट देकर आपको बता देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इक्वेलेंट है, जो कि स्पेलिंग इक्वल टू 1 इक्वल टू फ्रूट्स, ठीक है? जो मैंने ऊपर कोड लिखा है और ये यहाँ लिखा है ना, ये दोनों बराबर है, ठीक है? बस फर्क क्या है, मैंने इसको डीस्ट्रक्ट इस तरीके से कर दिया। अब जो है मुझे अब मेरी मर्जी की चीज़ इन नामों में मिल जाएगी। मैं चाहूँ तो अभी मैं एक और एग्जांपल आपको करवाऊंगा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इसको पहले चला के देख लेते हैं, ठीक है? बनाना और ऑरेंज मुझे मिल गए। फर्स्ट इंडेक्स को मैंने कॉमा देकर छोड़ दिया क्योंकि उसकी मुझे रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं थी, ठीक है जी? अच्छा जी, मैं एक और अरे बना रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। इस अरे में मैं बना देता हूँ लेफ्ट जहन में नहीं आ रही कोई मिसाल, स्टूडेंट्स की बनाते हैं, ठीक है? वहाब, नासिर, अब्दुल्ला, ठीक है? ये मेरे पास 3 स्टूडेंट्स की एक अरे है, ठीक है? मुझे इसमें से वहाब और नासिर को या वहाब या अब्दुल्ला को यूज़ करना है, ठीक है? तो मैं अपने कंपोनेंट में एक तरीका तो ये है कि मैं स्टूडेंट्स लिखूँ और इंडेक्स नंबर पास करूँ 0 या 2, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको कर दूँ डी स्ट्रक्चर, सही है? डी स्ट्रक्चर इसको कर दूँ, मैं यहाँ पे बता दूँ कि मुझे 0 इंडेक्स पे चाहिए वहाब, सेकंड इंडेक्स पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, थर्ड इंडेक्स पर अब्दुल्ला चाहिए मुझे, और यहाँ मैंने पास कर दिया स्टूडेंट्स की अरे। अब जब मैं यूज़ करूँगा तो मुझे ना इंडेक्स का नाम देने की ज़रूरत है, ना अरे का नाम देने की ज़रूरत है, जो ये वेरिएबल के नाम बन रहे हैं, सही है? तो जो वेरिएबल के नाम मैंने डिफाइन किए हैं, मैं डायरेक्ट उन नामों से यूज़ करूँगा। अच्छा, ये देख लें, मैंने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स खाली रखा है क्योंकि मुझे उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है? मुझे सिर्फ वहाब और अब्दुल्ला चाहिए, नासिर नहीं चाहिए था इस केस में। तो चला के देखते हैं, वहाब और अब्दुल्ला आ गए। ये वाली मिसाल क्लियर हुई है डी स्ट्रक्चरिंग की?
कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर है? जल्दी से ये वाली लाइन, ये 3 लाइनें चलाएं आप सब अपने पास, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं। ये 3 लाइनें जब चला लें, ऊपर वाली मिसाल भी इससे मिलती जुलती है, फिर मैं आपको मजीद डी स्ट्रक्चरिंग के चीज़ें बताऊंगा। जल्दी से इसको चला लें। अच्छा, अजान भी हो रही है, 2 मिनट का मैं अजान का ब्रेक कर रहा हूँ, जब तक आप इसको चला के देखें अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम ना आए आपके पास। फिर अजान खत्म होती है तो मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ।
अच्छा जी, मेरे अज़ान यहाँ पे ख़त्म हो गई है, मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी कि एक अरे के डिफरेंट इंडेक्स को आपने अलग अलग वेरिएबल में असाइन करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका। एक और तरीके को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने डी स्ट्रक्चर किया है अरे को। नेक्स्ट डी स्ट्रक्चरिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके पास, स्टूडेंट। स्टूडेंट की मिसाल में दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट नेम, यहाँ आपने कहा हैदर फॉर एग्जांपल। लास्ट नेम आपने कहा अली, एंड देन आपने कहा रोल नंबर 2643 फॉर एग्जांपल। और स्टूडेंट की और क्या होती है, कोर्स का नेम। मेरी आवाज़ क्लियर है ना आप लोगों को? जेएस या रिएक्ट स्टार्ट हो गई तो रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्ट जेएस कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। सही। अब जिस कंपोनेंट में मुझे यूज़ करना है, मिसाल के तौर पे मुझे फर्स्ट नेम यूज़ करना है एक कंपोनेंट के अंदर या एक फाइल के अंदर, और उस कंपोनेंट में ये ऑब्जेक्ट 5 दफ़ा यूज़ हुआ। मुझे पांचों जगह पे इस तरह लिखना होगा, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम। 5 जगहों पे लिखना होगा इसी तरह। ठीक है, इसका कोई आसान हल हो सकता है क्या, कि जिस तरह हमने अरे को अलग छोटे छोटे वेरिएबल में तोड़ लिया था अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या हम इसको भी तोड़ सकते हैं? तो उसका जवाब है यस। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे? सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा जो हमने ऊपर बनाया। ठीक है जी, फर्क क्या होगा, जहाँ पे आप इंडेक्स के हिसाब से अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे रहे थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग की तो कोई चक्कर होता नहीं है, आप कुछ भी लिखेंगे वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इंडेक्स के हिसाब से इसने आपने जो नाम लिखा था वो आ गया। यहाँ पे आप किसी भी सीक्वेंस में लिख के मसला नहीं है, लेकिन नाम वही लिखेंगे आप जो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। सही है, अब मैं डी स्ट्रक्चर करने जा रहा हूँ, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम और कोर्स का नेम। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इसको डी स्ट्रक्चर। यहाँ मैंने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, यहाँ मैंने जहाँ पहले अरे के ब्रैकेट लगाया था स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ मैं लगाऊंगा ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ मैं दे दूंगा प्रॉपर्टी का नाम। मुझे चाहिए फर्स्ट नेम और मुझे चाहिए कोर्स नेम। ठीक है, दैट्स इट। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये दो प्रॉपर्टी लिखूंगा, मुझे इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है जी, यूज करते हैं जरा। कंसोल डॉट लॉग, टेम्पलेट स्ट्रिंग में लगा रहा हूँ $, फर्स्ट नेम हेलो हैदर, you are enrolled in course में। ठीक है, ये हो गई बात। मैं इसको कर कमेंट, अब इसको हम चला के देखते हैं। हेलो हैदर, यू आर इनरोल्ड इन रिएक्ट जेएस कोर्स। सही है भाई, हमने क्या सीखा, आपको बार बार पूरा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके लिखने की जरूरत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक से ज्यादा दफा यूज करना होता है। सही है, तो आप उसको डी स्ट्रक्चर कर लें, डी स्ट्रक्चर कर मतलब तोड़ लें। ठीक है, और उस टूटे हुए हिस्से को आप बारी बारी यूज कर लें। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। ये समझ में आ गया या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं क्विकली एक रिव्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको 5-6 जगहों पे यूज करना है या एक जगह पे भी यूज करना है। तो बार बार पूरे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके प्रॉपर्टी का नाम लिखना कभी कभी बुरा लगता है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट डॉट कोर्स नेम, मैंने क्या किया, जो जो प्रॉपर्टीज मुझे यूज करनी थी उसको मैंने डीस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, और उसको डिस्ट्रक्टेड वैल्यूज को मैंने यूज कर दिया। ठीक है, अच्छा सिर्फ एक चीज की ख्याल रखना है आपने, यहाँ पे आप नाम कोई भी रख सकते हैं अरे की डिस्ट्रक्चरिंग में, सिर्फ इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू मिलेगी आपको। लेकिन इस जगह पे आप नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, यहाँ पे आपको वही नाम रखना होगा जो जिस प्रॉपर्टी को आप यूज करने वाले हैं। यहाँ पे सीक्वेंस आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है,
जी हाँ, प्रॉपर्टी नेम सेम होना चाहिए तैमूर, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, जल्दी से इसको चलाएं फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको चला लें फिर मैं बताता हूँ। और आपसे आपके क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ, पहले इसको चला लें सब। चला लिया आप सबने? मैं आगे बढ़ जाऊं? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। जी ये सर, कर लें कर लें। 2 मिनट दे दिया आपको करने जल्दी से। अजर कर लिया आपने कोड ये? ठीक है, अब हम आगे बढ़े। ये एक बेसिक डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट इतना ही था। ठीक है, ये भी एक स्क्रिप्ट 6 की फीचर है। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ और अब आगे बढ़। अच्छा जी,
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं ECMAScript 6 में क्या है। हमने ये डिस्ट्रक्चरिंग देख ली है, मॉड्यूल्स को देख लेते हैं। मॉड्यूल्स को देख लेते हैं एक नज़र। अच्छा, पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता देता हूँ। मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि आपकी कुछ चीज़ें दूसरी फाइलों में होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है, वो फंक्शन 4-5 जगहों पे यूज़ होना है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इन्होंने मिसाल के लिए तो छोटा सा कोई फंक्शन दिया होगा, मिसाल के लिए तो इन्होंने जस्ट ये सम बनाया हुआ है, लेकिन मिसाल आप अज्यूम करें कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा कोई फंक्शन है और वो फंक्शन 4-5 जगहों पे पूरी ऐप में यूज़ होना है या एक से ज़्यादा जगहों पे यूज़ होना है, ठीक है। या जहाँ एक ही दफ़ा यूज़ होना है लेकिन आप चाह रहे हैं उसका कोड एक जगह पे सेपरेट रहे, सही है। तो एक तरीकाकार क्या होता है, आप उस पूरे कोड को एक नई फाइल में बना के रखते हैं और उस फाइल को यहाँ पे लोड करवा के अपनी जिस जगह पे यूज़ करना है वहाँ पे लोड करवा के यूज़ करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, अब जो आपकी पुरानी जावास्क्रिप्ट थी उसमें इसको कहते हैं मॉड्यूल बनाना, कि आपने अपनी फाइल अपने पूरी ऐप के छोटे-छोटे मॉड्यूल्स बना दिए, आपकी जावास्क्रिप्ट को छोटे-छोटे मॉड्यूल में बना दिया। या अगर मैं आसान ज़ुबान में कहूँ, आप लाइब्रेरी बना रहे हैं अपनी ऐप के लिए। लाइब्रेरी ज़रूरी नहीं है आप दूसरों की यूज़ करें, आप अपने लिए एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप उस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए पहले जावास्क्रिप्ट में कोई इतने अच्छे सिंटैक्स या तरीक़ेकार नहीं थे, ठीक है। आपकी जो नोड है, नोड एक चीज़ होती है जो हम इंशाल्लाह सर्वर मोबाइल एप्लीकेशन के बाद सर्वर की तरफ जब आएँगे तो नोड पढ़ेंगे हम। तो नोड ने आपको कुछ मॉड्यूल्स यूज़ करने के लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। जिसमें आप एक फ़ाइल में जावास्क्रिप्ट बनाएँ, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ मॉड्यूल map.js, ये एक फ़ाइल बना दी मैंने। आप चाह रहे हैं यहाँ पे एक फंक्शन होगा, ठीक है, उस फंक्शन को आप इस वाली फाइल के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये नोड ने आपके लिए ये चीज़ आपको ला के दे दी कि आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, हम अभी नोड को यूज़ नहीं करने वाले या प्योर जावास्क्रिप्ट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ECMAScript 6 के मॉड्यूल्स की। ये जो ECMAScript 6 के मॉड्यूल्स हैं, इसको चलाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप ऐसा डबल क्लिक करके नहीं चला रहे हो। लाइक मैंने ये डबल क्लिक करके जो फाइल लोड कर रहा हूँ ना, ये चल रही है फाइल सिस्टम के ऊपर, ऐसे नहीं चलेगी। आपकी जो भी HTML CSS या जावास्क्रिप्ट की फाइल है, वो किसी सर्वर से ही रेंडर हो रही हो यूज़ करने के लिए। हुज़ैफ़ा, आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था ना वो यही था। आपने मोस्ट प्रोबब्ली, आई एम नॉट 100% श्योर, आपने सर्वर पे नहीं बनाया होगा, आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमने तो अभी सर्वर साइडिंग पढ़ी नहीं है। हम जब सर्वर साइडिंग पढ़ेंगे तो उस वक़्त हम सर्वर बना लेंगे। लेकिन अभी तो हमने सर्वर साइडिंग पढ़ी नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसको हम एचटीटीपी पे या लोकल होस्ट पे ही सर्वर से रेंडर करा रहे हैं? सर्वर की पोर्ट को हम या आईपी नंबर यहाँ पे लिखें कुछ और वो लोड कर दें। तो मेरे पास एक ब्राउज़र का एक एक्सटेंशन अवेलेबल है, इसका नाम है 200 ओके वेब सर्वर। हाँ, बहुत सारे होते हैं वगैरह बहुत सारे होते हैं। आप ब्राउज़र के एक्सटेंशन में जाएँ, अ, वेब स्टोर पे चले जाएँ। यहाँ पे आपको मिलेगा वेब सर्वर और श्योर बहुत सारे आ जाएंगे। 200 ओके। अभी मुझे लिंक ढूंढना पड़ेगा, क्लास का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको लिंक ढूंढ के आपसे शेयर कर दूंगा, सही है। फिलहाल ये टॉपिक आपको मैं समझाना ज़रूरी इसलिए क्योंकि रिएक्ट में हम इसको बहुत थॉरली यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करके अभी यूज़ करने वाला हूँ, सही है। ये मेरे पास एक एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, ठीक है, ब्राउज़र का ये एक्सटेंशन है। यहाँ पे मुझे अच्छा ये सीख लें कि ये यूज़ कैसे करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे ये करनी होगी कि मुझे यहाँ पे फ़ोल्डर बताना पड़ेगा जिसको होस्ट करना है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे चूज़ फ़ोल्डर में, मेरी फाइल यहीं रखी हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ECMAScript 6 के कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ठीक है। मेरी फाइल यहीं रखी हुई है इंडेक्स एचटीएमएल वगैरह, तो मैं इसी फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यही फ़ोल्डर मेरा इस आईपी पे एचटीटीपी के ऊपर होस्ट हो चुका है, सही है जी। जो चीज़ अभी यहाँ पे फाइल सिस्टम पे चल रही है
वही चीज़ मेरी इस आईपी के ऊपर अब चल चुकी है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि वाकई में चली हुई है या ऐसी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम चलाते हैं। एक आईपी को मैंने ओपन किया है HTTP पे। ठीक है, इसने तो नहीं चलाया। आई थिंक मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा वेब सर्वर स्टार्ट। कंटेंट लोड ही नहीं किया इसने। दोबारा चेक करते हैं, शायद मैंने कुछ गलती करी हो। फाइल तो हमारी ये रखी हुई है। इसको चलना चाहिए था। काम करते हैं, पोर्ट चेंज करके चेक करते हैं। 8889 करके चेक करते हैं। ठीक है, इसको रीस्टार्ट करके इसमें चलाया नहीं। HTML में एक टैग लगाते हैं चेक करने के लिए कि हमारी HTML लोड हो रही है या अभी लोड नहीं हो रही। सर्वर चल गया, इसका मतलब सर्वर के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कंसोल इसलिए नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, सर्वर अपनी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। कंसोल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया था। मैं गलत मेरे ध्यान में था, मैंने कमेंट नहीं किया। ठीक है, तो ये अपनी जगह सही चल रहा है। आपने जस्ट यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करना है एंड जो यहाँ पे पोर्ट आ रही है, अगर पोर्ट पहले से लिखी नहीं हो तो यहाँ पे 3000 लिख सकते हैं। यहाँ मैंने किसी काम की वजह से ये लिखा होगा, कोई मेरी वो 3000 की पोर्ट ऑलरेडी यूज हो रही होगी इसलिए। आप जब इस लिंक पे जाएंगे तो अब मेरे पास ये HTTP पे रेंडर हुआ होगा। ठीक है, जिस तरह कोई कहीं पे आप होस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह का एक सर्वर चल रहा है, बस राइट नाउ ये लोकल होस्ट पे है, यानी मेरे सिस्टम पे ही होस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, बस ये फर्क है। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें ये करना है कि हमें कुछ ऐसे फंक्शन यहाँ पे बनाने हैं जिनको हम इस फाइल यानी मॉड्यूल डॉट मैथ के अंदर बनाएंगे और यूज करेंगे हम app.js के अंदर। ठीक है, तो इसको करते हैं हम, देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे हम। एक फंक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, ये इसी को यूज कर रहे हैं, बल्कि दो दो चीजें मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे। एक फाइल है मॉड्यूल डॉट मैथ। ठीक है, इसके अंदर से डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट हो रही है। सिंटैक्स क्या है आपका, क्या चीज ऐड हुई हुई है? सिर्फ एक पीछे एक्सपोर्ट लग गया। ये फंक्शन, ये तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो नॉर्मल फंक्शन होता है। ठीक है, नया कुछ नहीं है। सिर्फ जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पीछे आपने इसके कीवर्ड लगा दिया है एक्सपोर्ट। इसी तरह यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल जैसा था वैसा ही है, सिर्फ एक कीवर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया है एक्सपोर्ट। ठीक है जी, ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, जस्ट आपने एक्सपोर्ट लगा दिया। अच्छा, जब आप यूज करेंगे, यूज करते हुए दो चीजों का आपका ख्याल रखना है, 2 से 3 तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम बारी बारी तीनों तरीकों को देखेंगे। कीवर्ड लिखेंगे आप, यहाँ पे आपने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंपोर्ट। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। उसके बाद आपने बताना है कि क्या मंगवाना चाह रहे हैं आप। सही है, वो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि डी स्ट्रक्चर वाले तरीके से। यहाँ पे आप उन चीज़ों का नाम लिखेंगे जो जो चीज़ें आप यूज़ करना चाह रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए पाई वेरिएबल, यही वेरिएबल का नाम था। दूसरा हमें चाहिए सम का फंक्शन, कॉमा दे के मैं यहाँ दे देता हूँ। सही है जी। उसके बाद मुझे बताना है कि ये मुझे कहाँ से लेकर आए। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद मैं पाथ दूंगा। पाथ है मॉड्यूल मैथ डॉट मैथ तक भी लिखूंगा तो काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे जेस लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं लिखूंगा तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, पूरी क्लास तवज्जो चाहिए। इंपोर्ट किया मैंने, करली ब्रैकेट के अंदर मैंने बताया कि मुझे इस फाइल के अंदर से क्या क्या चीजें मंगवा के यूज करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5 और चीजें मैं बना देता हूँ। वरा का सवाल है कि क्या फंक्शन के लिए मुझे यहाँ पे ये लगाने की जरूरत है, तो इसका जवाब है नहीं है जरूरत। ठीक है,
आप यहाँ पे सिर्फ नाम बता के इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉल आप तब करेंगे, जो आप ब्रैकेट लगाने का कह रहे हैं, जब आप इसको यूज करेंगे ना उस वक्त आप इसको ब्रैकेट्स लगाएंगे। राइट नाउ तो जस्ट आप इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दो और चीजें ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटी, ग्रेविटी हमारी कितनी है भाई, 9.8 ms स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ जस्ट 9.8 लिख रहा हूँ, ठीक है जी। इसको कर देते हैं अर्थ ग्रेविटी। यहाँ से 3 इंफॉर्मेशन मैंने एक्सपोर्ट करी है, 50 हो सकती हैं, ठीक है। एक लाइब्रेरी के अंदर 50 हो सकती हैं, जितनी आप चाहें आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 करी हैं, लेकिन इस फाइल के अंदर सिर्फ 2 यूज करनी है मुझे, और जो तीसरी इंफॉर्मेशन है वो शायद मुझे कहीं और पे यूज करनी होगी, ठीक है जी। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है, इंपोर्ट हो गई है। जरा मैं एक रिफ्रेश कर लूँ, कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। एक चीज का आपको और ख्याल करना होगा, अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और आपको ये इंपोर्ट इस तरीके से यूज करना है, तो आपको अपनी जावास्क्रिप्ट की इस जगह पे एक चीज और लिखनी होगी, टाइप भी बताना पड़ेगा। यहाँ आप लिखेंगे मॉड्यूल आइकन। अगर एरर आएगा तो हम गूगल कर लेंगे, ये जस्ट एक एट्रीब्यूट आपको एक्स्ट्रा पास करना पड़ता है, ठीक है। अब चलाते हैं, एरर गायब हो गया है, इट्स मीन मेरे पास वो दोनों इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई, ठीक है। मैं अब इसको यूज करने वाला हूँ। अभी मुझे पाई को तो मैं सिंपल कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पाई, क्योंकि एक जस्ट वेरिएबल है तो मुझे इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, सही है। दूसरा फंक्शन है हमारे पास सम का, तो सम के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने पास किया 2,3, सही है। यहाँ पे ये मुझे ला के क्या देगा, रिटर्न कर रहा है x+y। तो ये मैं इसको करा देता हूँ कंसोल, ठीक है। कंसोल पे क्या आना चाहिए, क्लास, आप बताएं। जब ये फंक्शन चलेगा और सही इंपोर्ट हुआ है तो ये मुझे वापस ला के देगा इन दोनों का सम, यानी कि 5 ला के देगा, तो कंसोल में 5 आना चाहिए, ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी लाइन नंबर 83 में। अब इसको मैं चलाता हूँ, पाई की वैल्यू आ गई और 5 आ गया। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मैं चलाऊंगा तो ये शायद सही नहीं चले, ठीक है, क्योंकि आपको इंपोर्ट यूज करने के लिए जरूरी है कि आप कोई सर्वर पे होस्ट सर्वर चला रहे हो। सर्वर के लिए मैंने इस वक्त ये टूल यूज कर लिया, मैं इसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस अपनी कर सकें। फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको आप पहले चला लें बारी बारी, फिर मैं आपको इसमें मजीद इसकी डेप्थ में जाएंगे। इसके 2-3 और चीजें होती हैं, ये भी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक। दोनों को आप चला लें, ऐप.js, मॉड्यूल मैथ, ठीक है, दोनों चला लें आप। अच्छा, नॉर्मली इंपोर्ट जो आप कराते हैं ना अपनी फाइल के टॉप पे कराते हैं, ऐसा नहीं है कि आधा इंपोर्ट आपने यहाँ पे करा लिया, कुछ इंपोर्ट आपने यहाँ पे करा लिया, ऐसा नहीं होगा। जो भी आप इंपोर्ट करेंगे वो अपनी फाइल के सबसे टॉप पे करेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर सब कमेंट किया हुआ है, तो इसने हमें कोई एरर थ्रो नहीं किया है, ठीक है। आप जल्दी से इन दोनों को चला लें, इंपोर्ट करा लें, अपनी इंडेक्स HTML में मॉड्यूल लगा लीजिएगा, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप तो अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसे क्यों भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है हसन नईम का, कि यहाँ पे जो मैंने कोड चेंज करी थी, इसका मतलब क्या है। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके सिस्टम में आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड या किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। टेक्निकल टर्म में उसको कहते हैं आप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या IP एड्रेस, ठीक है। अब एक डिवाइस है, ये लैपटॉप जो मेरा है ये तो एक ही डिवाइस है। इसी डिवाइस के अंदर मैं 4 से 5 चीजें चलाना चाह रहा हूँ, या 4 से 5 सर्वर चलाना चाह रहा हूँ। अब वो अलग अलग IP तो नहीं होंगी, इस लैपटॉप पे तो एक ही IP असाइन हो सकती है, मल्टीपल IPs तो असाइन हो नहीं सकती,
ठीक है। तो 3 सर्वर अगर मुझे चलाने हैं, तो उन तीनों के एड्रेस मैं कैसे सेट करूँगा? ठीक है। तो वो आईपी एक ही रहेगी, पोर्ट तीनों की अलग-अलग हो जाएगी। इसमें जैसे 8889 है रखा हुआ है मैंने, दूसरे सर्वर में मैं कोई और रख सकता हूँ, तीसरे पे कोई और रख सकता हूँ। अच्छा, अभी आपका दूसरा सवाल ये है कि ये पोर्ट होती कितनी? ठीक है। यार ज़ुबानी तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन अच्छी खासी इसकी रेंज होती है। ठीक है। आप 2-3 ही यूज़ कर रहे होते हो, 3000 यूज़ करते हैं, 8080 यूज़ करते हैं, 8081 यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन इसकी एक रेंज होती है, गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे कि रेंज फॉर द पोर्ट्स, तो आपको सामने आ जाएगा। तो खैर ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स मतलब ये अभी हमारा टॉपिक भी नहीं है, जब हम सर्वर पढ़ेंगे तो उसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। आप जस्ट यहाँ पे 3000 भी लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल आप इसको चला लें। अच्छा, मैंने चैट पे आप सबको इस सर्वर का जो यूआरएल है, जहाँ से आप ये टूल इंस्टॉल करेंगे, 200 ओके सर्वर वाला, उसका लिंक मैंने आपको चैट पे भेज दिया है, ग्रुप पे भी भेज देता हूँ मैं। ठीक है। ताकि आप चला के देख सकें, मसला ना हो आप लोगों को। ठीक है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है। आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल चुकी हैं या नहीं मिली हैं? या चैट पे भी मिल गई हैं या नहीं मिली हैं? ठीक है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करके देख लें। इंडेक्स डॉट एच मैंने खोला हुआ नहीं है, जस्ट उसमें मैंने टाइप मॉड्यूल लगाया है, एट्रीब्यूट टाइप इक्वल मॉड्यूल। ठीक है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए, प्रॉब्लम हो रही है, तो बता दीजिएगा, मैं वो भी ओपन कर दूंगा। फिलहाल आप इसको चला लें जल्दी से। हुज़ैफ़ा का सवाल है कि अगर मैं कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके वेब ब्राउज़र पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? यार ये क्रोम के स्टोर का लिंक है। उस ब्राउज़र पे कोई और एचटीटीपी सर्वर होगा। अच्छा, एचटीटीपी सर्वर ज़रूरी नहीं है आप इसी सॉफ्टवेयर से चलाएँ। आप देख लें कोई और सर्वर का आपके स्टोर पे अवेलेबल होगा, उससे आप चला लें। तरीकाकार तकरीबन सेम ही होगा।
चला लिया आप सबने? रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं, मैंने रिक्वायर तो कहीं पे लगाया ही नहीं है। आपने कुछ और लिखा है क्या? आपने यही चीज़ लिखी है, कुछ और लिखा है? ये चेक करें आप, मेरे सिंटेक्स से आप अपना कोड कंपेयर करके चेक करें पहले। अच्छा, मेरी स्क्रीन आप लोगों से शेयर्ड है या अभी बंद हुई हुई है? नहीं, मेरा मतलब शेयर तो करी हुई है, पॉज हुई हुई है, ये चल रही है? ठीक है, जल्दी से इसको चला के आप लोग बताएं, ताकि मैंने क्रोम खोला हुआ है। अगर आप लोगों के पास क्रोम आ रहा है या वीएस कोड आ रहा है, ये मुझे बताएं, और जल्दी से कोड अपने पास चला लें सब, ताकि आगे हम एक एक टॉपिक आई थिंक और रह गया, पहले बल्कि मॉड्यूल में एक दो चीज़ें रह गई हैं, उसको पढ़ लें हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हुजैफा का सवाल है, अभी मेरे आप लोगों के पास ब्राउजर शो हो गया दोबारा? अच्छा, मेरा सवाल किसने देखा, हुजैफा ने किया कि हम प्रोडक्शन लेवल पे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से यूज़ करेंगे। लोकल होस्ट से कोई लैपटॉप में चला रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्क करे। ऑटोमेटिकली चलेगा? ये ऑटोमेटिकली तो चल रहा है, लेकिन आपको बस सर्वर लगाना पड़ेगा। सर्वर लगाए बगैर इम्पोर्ट, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सर्वर का ही है कि एक मॉड्यूल दूसरी जगह से लोड करके ला रहा है, मॉड्यूल लोड हो रहा है आपका, तो ये कॉन्सेप्ट है ही सर्वर का। तो सर्वर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आप कोड अभी नहीं लिख भी रहे, कोई मसला नहीं है, आप फायरबेस यूज़ कर लें। लेकिन आप एच चला रहे होंगे, सर्फ जो उसको कर रहे होंगे ना, वो आप एच कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो बाकी ये प्रोडक्शन लेवल का काम है, कोई मसला नहीं है इसमें, सही है। मुनीब, आपके पास क्यों एरर आ रहा है ये? आप एच वगैरह लोड हो गई है? एच पे एक कुछ टेक्स्ट लगा के देखें, वो लोड हुआ या नहीं हुआ। कुछ चीज़ें हमारे पास सर्वर पे लोड नहीं हो पा रही होती, जैसे कि अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ, अच्छा अभी तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लोड नहीं कर सका है, जैसे कुछ चीज़ें बिल्टन होती हैं जो कोशिश होती है कि मिल जाए, वो हमने नहीं लगाई हुई, तो वो नहीं मिलनी इसे। आपके पास भी हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे अक्सर टाइटल की एक इमेज आ रही होती है, फेव आइकन जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं आ रही, तो कोई मसला नहीं है इसमें। बाकी आपके जो काम है और जो फाइल आपने मंगवाई है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, देखें। हाँ, तो फेविकन को इग्नोर कर दें आप, कोई मसला नहीं है। फेविकॉन तो लगाई भी नहीं है ना, तो लोड कैसे होगी। आगे बढ़ रहे हैं हम। क्लास, आपकी फाइल में मिसाल के तौर पे एक और फंक्शन है, हम यहाँ बनाते हैं, इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, गेट एरिया, सर्किल एरिया, ठीक है। इसको चाहिए सबसे पहले पाई की वैल्यू, जो हमें यहीं मिल जाएगी वो बार की मुझे वजह से, ठीक है, क्योंकि ये इसी फाइल में डिक्लेयर है। और पाई को मैं लिखता हूँ, पाई मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मुझे भी नहीं पता कि सर्किल का एरिया कैसे निकलता है, फॉर्मूला याद नहीं है मुझे। एक काम करते हैं, गूगल कर लेता हूँ। सर्किल,
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, यही होगा आर स्क्वायर का मतलब। और यहाँ पे हमें पैरामीटर में देना आर, सही है जी। एक फाइल है जिसमें डिफरेंट हमारे पास फंक्शन बने हुए हैं, हम चाहते हैं कि उस फाइल से, क्या कह रहे हैं बरा, मैं समझा नहीं, सेम वाई पाई की वैल्यू किसी और जेएस की फाइल से ले सकते हैं, जहाँ पे आपने इंपोर्ट किया होगा वहाँ पे ले सकते हैं, दूसरा जिस फाइल में डिक्लेयर किया हुआ है उस फाइल में ले सकते हैं, और कहीं नहीं ले सकते। यहाँ पे मैं हमने क्योंकि यहीं पे वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो इसलिए मैंने यहाँ पाई लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि एक फाइल है आपके पास, इसमें 50 फंक्शन है, इस वक्त हमने 4 बनाए हैं, आप चाहते हैं वो सारे फंक्शन आपके पास आ जाए, जो कुछ है उस फाइल में वो सब लोड हो जाए। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। आप चाह रहे हैं कि जो कुछ उस फाइल के अंदर है वो सब आ जाए, उसका सिंटैक्स होगा इंपोर्ट स्टार, स्टार का मतलब जो कुछ है वो सब, सही है, एज एज, और यहाँ पे आप अपनी पसंद से कोई भी नाम दे दें, मैथ फन, सही है, और यहाँ पे आपने कहा फ्रॉम, और यहाँ पे आप अगेन पाथ देंगे कि कहाँ से मंगाना चाह रहे हैं आप, मॉड्यूल, सॉरी मॉड्यूल मैथ, ठीक है। yes. क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा जो कुछ इस फाइल के अंदर है वो जो कुछ एक्सपोर्ट हुआ है, हो सकता है यहाँ पे एक और वेरिएबल हो, वार ए बी सी एक्स वाई जी, ए बी सी इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट ही नहीं किया हुआ। वो सारी चीजें जो एक्सपोर्ट हुई हुई है वो सब मुझे मिल जाएंगी किस नाम से, मैथ फंक के नाम से। अब मुझे जिस वैल्यू को यूज करना है मैथ फंक, उसका नाम लिखूंगा मैं डॉट करके, जैसे मुझे क्या यूज करना है, गेट सर्किल एरिया, और इसको मैंने कहा रेडियस दे दो आप 5, 5 इसका रेडियस है, और मैं रिटर्न की जगह कंसोल करवा देता हूँ, ठीक है। कैसे यूज किया मैंने, रिपीट कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट स्टार का मतलब जो कुछ है उस फाइल में वो सब, किस नाम से, जो वो यहाँ लिखा मैंने, फ्रॉम करके फाइल का पाथ दे दिया मैंने, सही है जी। और यूज करते हुए मैंने जो नाम यहाँ रखा है ये नाम मैंने अपनी मर्जी से रखा है, मैं इसका नाम एबीसी भी रख सकता हूँ, ठीक है। उसका नाम लिख के डॉट करके मुझे वो चीजें मिलेंगी जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुई है। राइट नाउ मैंने गेट सर्किल एरिया यूज किया है, ठीक है, चला के देखते हैं। 78.53 ये वैल्यू आ रही है, सही है। तो अगर ये भी एक तरीका है, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक फाइल के अंदर सब कुछ जो रखा हुआ है सब मंगवाना है तो आप इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से चला दें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने यहाँ पे जस्ट एक फंक्शन ऐड किया हुआ है और एक ये सिंटैक्स नया है, बाकी कुछ नया नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसको चला दें, फिर इसकी एक लास्ट मॉडिफिकेशन देखनी है। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कंफ्यूजन हो रही हो, ये समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें मुझसे। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको अपनी फाइल में जो 4 चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, एक और चीज़ है, एक वेरिएबल भी है लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि एक किसी लाइब्रेरी की फाइल से सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाएं जो जो उसमें से एक्सपोर्ट हुई हुई है, ठीक है। तो आप ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। आपने कहा स्टार का मतलब जितना है सब ले आओ, एज का मतलब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक नाम रखना है कि आप किस नाम में उस सारी मॉड्यूल को चाह रहे हैं लाना। अब इस फाइल से जो जो एक्सपोर्ट होगा वो इसके अंदर मिलेगा आपको, ठीक है, मैथ फंक के अंदर। मैथ फंक को मैंने सिर्फ गेट सर्किल एरिया जो यहाँ मैंने फंक्शन का नाम दिया ना, वो मैंने मंगवा के यहाँ पे यूज़ कर लिया। अच्छा, ये नाम मैं अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, जो एक्सपोर्ट हुए हैं वही नाम दूंगा मैं मिसाल के तौर पे एक और फंक्शन यहाँ लिखता हूँ, मैथ फंक डॉट सम, यहाँ मैंने लिख दिया 5,4 4, सही है जी। तो यहाँ आएगा 9, इसको भी मैं कंसोल करा लेता हूँ।
ठीक है जी, इसको भी कंसोल करा लेते हैं। 9 आ रहा है, सही है जी। तो हाँ, ये वाले नाम जो डॉट के बाद हैं ये हमें वही लिखने हैं जो यहाँ पे असाइन हुए हैं। जो उससे पहले वाला नाम है वो हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। अगर एबीसी लिखूंगा तो यहाँ मुझे एबीसी लिखना पड़ेगा। ऐसी मैंने मुनीब मुनीब का सवाल है कि ये वाला वेरिएबल मैंने क्यों बनाया। ये मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है कि अगर इस फाइल में और भी चीज़ें हैं तो वो नहीं मिलेंगी। वही चीज़ें आपको मिलेंगी इंपोर्ट में जो एक्सपोर्ट हुई हैं। इंपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट हुआ हो, ठीक है। अगर आप कोड में मिस्टेक होगी, कोड कंपेयर करें अपना कोड और ये वाला कोड, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। नहीं तो पूरा एरर कॉपी करके मेरे पास मुझे भेजें, मैं चेक कर लेता हूँ। आइडियल नाम आप वो रखें, राफी का सवाल है कि नाम क्या रखें। नाम वो रखें आप जिससे रेलेवेंट आप जो चीज़ें आप कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ मैथ फंक रखा है, मैथ फंक का मतलब मैथ्स के सारे फंक्शंस बने हुए हैं इस फाइल के अंदर। नाम तो एक वेरिएबल की तरह आप जो चाहे रख सकते हैं, रेलेवेंट नाम रखना चाहिए। जी हाँ शहजाद, सही समझे हैं आप। स्टार का मतलब है ऑल। जिस तरह सीएसएस में स्टार का मतलब यूनिवर्सल होता है ना, यही मतलब है यहाँ पे भी। लाइन नंबर 386 का क्या मतलब है? 386 में एज का क्या मतलब है? अच्छा हुजैफा, जो 404 का एरर आ रहा है ना, मेरे पास भी आ रहा है। अगर आप गौर से देखें, ये आ रहा है 404। ये भी आ रहा है 404। एक्चुअली जब आप सर्वर से होस्टिंग करते हैं ना तो कुछ और चीज़ें भी ये लोड करता है, लाइक फेविकॉन आइकन है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमने बनाई नहीं है तो उसके लिए एरर आ रहा है। लेकिन हमारा काम तो सही चल रहा है ना, सर्वर भी सही लोड हो रहा है, ठीक है, तो उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। शहजाद का सवाल है लाइन नंबर 386 में। अच्छा,
यहाँ पे एज का ये काम है, आपने कहा सारी फाइल तो मंगा लो, लेकिन अब उस फाइल को यहाँ यूज़ कैसे करेंगे? तो एज के बाद आपने फाइल का नाम रखना है कि जो चीज़ें आएंगी वो इस नाम से आप यूज़ करेंगे। समझे आप? ये मतलब है इसका। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं। एक लास्ट चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इंपोर्टिंग के मॉड्यूल के हिसाब से, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से एक लास्ट चीज़ हम पढ़ देते हैं, फिर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। किसी भी फाइल से आप जितने चाहे मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं? एक फंक्शन हो सकता है जैसे यहाँ पे किया हुआ है, एक वेरिएबल हो सकता है, एक अरे भी हो सकती है, फ्रूट्स, ठीक है, एप्पल, बनाना, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जो कुछ आपने अभी तक वैलिड चीज़ें पढ़ी हैं जिसको आप एज अ वेरिएबल बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, वो सब एक्सपोर्ट हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट। ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितनी चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन एक फाइल से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होगा। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इन दो ये शुरू वाले एग्जांपल को ओपन करता हूँ, इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। सही है। सवाल क्या आया है? सवाल एक पर आज क्लास 7 तक है या लास्ट टाइम भी इंटरव्यू? फिलहाल अभी तो 7 बजे तक ही है, ठीक है, देखते हैं अभी। आज की क्लास तो 7 बजे तक है, मैं उस क्लास का अनाउंस करूँगा आपको। एक क्लास आप लोगों की एक्स्ट्रा है उनमें, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जितने मॉड्यूल आपको यूज़ करने हैं ब्रैकेट्स के अंदर आप बताएंगे। आपको अर्थ की ग्रेविटी मंगानी है तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर आप और करेंगे, मुझे सजेशन भी दे रहा है, कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा ना तो ये मुझे सजेशन दे रहा है क्या क्या चीज़ें आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्पेस से आती हैं सजेशंस। तो जो जो चीज़ आपको चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं। स्टूडेंट चाहिए तो आप स्टूडेंट मंगा लें, चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी फाइल से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होगा। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? आप जो चीज़ मंगवा रहे हैं ना उसका नाम आपको पता नहीं है क्या है, सही है। शायद ज़्यादातर केसेस में आपको पता ही होगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि कोई ख़ास चीज़ होगी जो डिफ़ॉल्ट पे रखी हुई है। उसके लिए जस्ट आपको एक कीवर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे नाम में रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ना इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे एक्सपोर्ट के बाद एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, उसका नाम होगा डिफ़ॉल्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, ये वार का एरर क्यों आ रहा है भाई? हम्म, आना तो नहीं चाहिए इसको। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे, एक्सपोर्ट डॉट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। बात ही की है, सही है। अब क्या हो रहा है, इस फाइल में कोई भी चीज़ किसी को चाहिए होगी तो वो उसका नाम लिखेगा, और अगर नाम नहीं लिखता है कोई बंदा, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पे उसको क्या मिलेगा? ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट की किसी चीज़ को अगर आप मंगवाते हैं तो उसको आप करली ब्रैकेट में इस तरह नहीं देते हैं, आप इसके बाहर यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है। मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। हम मैं एक दफ़ा, मैं सिंटेक्स थोड़ा सा मेरे जहन से निकल रहा, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही लिखा मैंने सिंटेक्स। अच्छा, इसका नाम क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इंपोर्ट करते हुए हैदर लिख सकता हूँ, एक्स वाई जी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि एक्स वाई जी अगर मैंने यहाँ लिखा तो इसको कैसे पता कि मैं स्टूडेंट की ही बात कर रहा हूँ? कोई आप में से कोई मुझे जवाब दे, सोच समझ के तवज्जो से सोचे फिर बताए।
सवाल मेरा ये है कि मैंने यहाँ एक्स वाई जी लिखा है, तो इसको कैसे पता लगेगा कि मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ? लिखा तो मैंने एक्स वाई जी है। सज्जाद, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वरा आपने सही कहा है, ज़ारा आपने भी सही कहा है। ये चेक करेगा कि एक्स वाई जी डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉड्यूल मैथ डॉट जी एस, सो इट मस्ट बी द डिफॉल्ट वन। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि क्योंकि करली ब्रैकेट के बाहर है तो ऑब्वियसली ये कोई डिफॉल्ट मॉड्यूल ही होगा। ठीक है। तीसरा ये कि डिफॉल्ट में कभी भी दो चीज़ें नहीं हो सकती, डिफॉल्ट हमेशा एक ही चीज़ होती है। सही है जी। फिलहाल मैं एक्स वाई जी के साथ इसको कंसोल करा रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में इसका नाम अभी हम करेक्ट कर देंगे, सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं आपको एक्स वाई जी के साथ चेक करवा रहा हूँ। चला के देखते हैं। मेरे पास गड़बड़ हुई है, मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे करिए गड़बड़, इसको सही कर दिया। एक चीज़ अनडिफाइंड है, लाइन नंबर 383। सम का फंक्शन से क्यों नहीं मिला? अच्छा, सम क्योंकि अब मैंने यहीं पे कंसोल करा दिया, इसलिए अब इस कंसोल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, मेरे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ चुका है। किस नाम से? एक्स वाई जी के नाम से। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि डिफॉल्ट की चीज़ का नाम आप कुछ भी रख दें, क्योंकि वो डिफॉल्ट है तो उसको डिफॉल्ट वाली वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन इसका नाम, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वाकई में कुछ भी रखें, इसका नाम भी आप हमेशा रेलेवेंट ही रखेंगे। कोशिश करेंगे एटलीस्ट के रेलेवेंट रखें। बाज़ दफ़ा आपको नहीं पता होगा कि इसका नाम क्या है उस फाइल का, तो आपने कोशिश करनी है कि रेलेवेंट रखें आप। ठीक है, मैं स्टूडेंट ही इसका नाम रखता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट की वैल्यू मुझे मिल गई। अच्छा, आप लोगों के सवालात क्या आए हुए हैं? सवालात में चेक कर लूँ। नहीं हो सकती ज़ारा, आपका सवाल है कि दो चीज़ें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकती हैं, तो उसका जवाब है नो। डिफ़ॉल्ट हमेशा कोई एक ही चीज़ होगी। सही है, अगर आपने इसको कर दिया है तो आप किसी और को नहीं कर सकते। अगर आपने ये वाला डिफ़ॉल्ट पे चाहिए तो आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट का सिंटैक्स देख लें आप, और इंपोर्ट करते हुए भी डिफ़ॉल्ट का सिंटैक्स देख लें। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सब मंगवाऊँ, हो सकता है मुझे सिर्फ डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो वो मैं ऐसे मंगवा सकता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट, और इन दोनों, क्योंकि अब ये इंपोर्ट नहीं हुए तो इन पे एरर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू चाहिए तो वैसे आएगी बगैर करली ब्रैकेट के। सही हो गया जी। आप लोग इसको भी चला लें जल्दी से, डिफ़ॉल्ट वाले को सारी कंडीशंस चला लें आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन भी हो आप लोगों के तो पूछ सकते हैं मुझसे। अभी मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे वेरिएबल और फंक्शंस और ऑब्जेक्ट बना के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवाए हैं। बट अभी जब हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो आपको बहुत हैंडी हो जाएंगे आप। आपका इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से हाथ साफ हो जाएगा। अच्छा, मैं पढ़ाता नहीं आपको अगर ये ज़रूरी नहीं होता, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और यूज़ होने वाली हैं। सही है। इनफैक्ट अभी आप एक दो क्लास में खुद यूज़ कर रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों के पढ़ाने, अगर मैं डायरेक्ट आपको यूज़ करवाऊंगा ना तो आप बोलेंगे सर ये है क्या चीज़, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ताकि यूज़ करते हुए आपको आसान हो।
चला लिया है आप सबने ये? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी पूछ लें। 9 नंबर 28 में बता देता हूँ शबाद। CSS की क्लास बना के आप इंपोर्ट नहीं करा सकते। CSS की क्लास के लिए आपको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखें CSS की क्लास में आपको इंपोर्ट थोड़ी करना होता है, आपको डायरेक्ट किसी और जगह पे फाइल बनी हुई होगी और उसका नाम जस्ट यहाँ पे क्लास के तौर पे दे रहे होंगे आप, क्लास करके। CSS में जो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग होती है उसके डिफरेंट टूल होते हैं, SASS सास भी कहते हैं या LASS लेस भी कहते हैं, ठीक है। उन टूल्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं कि आप वेरिएबल CSS में डिक्लेयर करते हैं, CSS के अंदर ही आप अपने फंक्शन बना दें या CSS के अंदर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर लें। बट अभी जो हम नॉर्मल CSS यूज़ करते हुए आ रहे हैं उसमें हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप CSS को एक्सपोर्ट करें, ठीक है। आप जब उसका लिंक मंगवाएंगे और उसको अपने टैग के अंदर क्लास का नाम दे देंगे, ठीक है। ये कर लिया आप सबने, आगे बढ़ूँ मैं? क्लास, अच्छा सॉरी शहजाद का सवाल आया था। देखिए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करने का सिंटैक्स ये है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस तरह लिख के मैंने आगे जिस भी वेरिएबल का नाम लिख दिया है वो चीज़ एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ स्टूडेंट की जगह फंक्शन का नाम लिख दूंगा तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैं एक क्लास बना दूं, क्लास, और उसका नाम मैं रख दूं ABC। क्लास बनाई थी हमने, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में, तो मैं क्लास को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, क्लास का नाम हमेशा पहला कैपिटल होगा, तो मैं इस क्लास को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, ये 100% राइट है, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल और कॉल्ड via वेरिएबल, वी कैन एक्सपोर्ट दैट और इम्पोर्ट दैट, ठीक है। क्या राफिक, कौन सी क्लास का क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, सवाल आप रिपीट कर दें मुझे। अच्छा अच्छा, देखें जब आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के तरीके से काम करना हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लास यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक पैराडाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी आप क्लास यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आप अभी जो रिएक्ट यूज़ करेंगे या जो लेटेस्ट एंगुलर के फ्रेमवर्क है उसमें भी क्लास यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, आप यूज़ नहीं करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाई वी हैव लर्न, और अब हम इसको रिएक्ट और एंगुलर में यूज़ भी करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं दे सकता तैमूर। तैमूर आप एक काम कीजिएगा, लास्ट क्लास की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ी थी क्लास, जो मुझे याद पड़ रहा है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी जब हम यूज़ करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। असल में मैं अभी वो पढ़ाने लग जाऊंगा ना तो फिर उसमें ही क्लास खत्म हो जानी है, एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो जस्ट आप उस वीडियो को देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर दूं, अब आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मैं इसको बल्कि कमेंट नहीं कर रहा, इस फाइल को ओपन रहने देते हैं, जस्ट इस इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, एक लास्ट चीज़ अब रह चुकी है रिएक्ट से पहले की, फिर हम रिएक्ट अभी टाइम है एटलीस्ट हम इंट्रो तो आज की क्लास में स्टार्ट ही कर देंगे। देखिए, आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है,
ठीक है। आपको एक्चुअली आपके पास होता क्या है, आपके पास एक यूआरएल होता है, फॉर एग्जांपल https:// भी मैं एक सर्विस पे काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल .com/api/post या आर्टिकल कर लें स्लैश, तो यहाँ पे आपकी कोई आईडी नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। हाँ शराब मैं बता रहा हूँ ना अभी एपीआई क्या होती है। एपीआई देखिए, अगर आप सिर्फ वर्ड एपीआई की बात कर रहे हैं या इस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यह है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि एक कोड को दूसरे कोड से बात करने के लिए जो इंटरफेस मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एपीआई। ठीक है। अच्छा, मैं जो अभी एपीआई कह रहा हूँ दिस इज रेस्ट एपीआई, ठीक है, या रेस्टफुल एपीआई, इसकी एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है। मैं जो नॉर्मली एपीआई बोल रहा होता हूँ, यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजने की बात कर रहा होता हूँ, ये मैं रेस्ट एपीआई की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज जो भी हमने इंपोर्ट करके इसको यूज़ किया है, ये भी एक एपीआई ही है। हम यहाँ से दूसरे कोड को यूज़ कर रहे हैं, या जो हम फायरबेस यूज़ करते हुए आते हैं, फायरबेस और डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड, वो भी एक एपीआई है। हम क्या कर रहे हैं, किसी और के कोड को अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसने हमें एक इंटरफेस दे दिया कि आप इस इंटरफेस की मदद से हमारे कोड से बात कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज एपीआई। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ रेस्ट एपीआई या रेस्टफुल एपीआई की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मिसाल के तौर पे एक आर्टिकल पोस्ट करना है, ठीक है? आपको डेवलपर ने या बैकएंड जो सर्वर लिख रहा है उसने एक यूआरएल दे दिया, आपने कहा इस यूआरएल को आप कॉल करोगे, और कॉल करते हुए कुछ चीज़ें आप सेंड करोगे, ठीक है? तो आपकी जो पोस्ट है वो हो जाएगी। मिसाल दे रहा हूँ जस्ट अभी आपको, सही है? या आपको एक यूज़र का डेटा मंगवाना है, ठीक है? एक और यूआरएल उसने दिया, उसने कहा कि आप इस यूज़र के डेटा को, यूज़र नाम होगा उस एपीआई का, और यहाँ पे आप उस यूज़र का नाम लिख के पास करेंगे, यूज़र नेम, ठीक है? तो जो भी नेम आएगा उस यूज़र का मैं रिस्पॉन्स में आपको डेटा भेज दूंगा, ठीक है? प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर इस रिक्वेस्ट को कॉल करना बहुत ही एक अजाब और मनुष्यों वाला काम था, सबसे ज़्यादा बुरा काम था। ठीक है, प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने बहुत सिंपल एग्जांपल दी हुई है, ठीक है? यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया, सर का दर्द बनना शुरू हो चुका है, लेकिन उनने इतनी कोई कॉम्प्लेक्स मिसाल दी नहीं है। देख लेता हूँ मैं, एक मिनट है। अच्छा, राफे आपका सवाल नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा बोलो। उस वक्त जेक्यूरी नहीं आई थी क्या? अच्छा, ये पूछ रहे हो आप? अभी तो खैर हम जेक्यूरी वगैरह की बात नहीं कर रहे, मैं आपको प्योर जावास्क्रिप्ट की बात बता रहा हूँ। प्योर जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि कोई भी लाइब्रेरी यूज नहीं होने वाली है अभी, ठीक है? एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ये एक बेसिक रिक्वेस्ट इन्होंने यहाँ पे इस तरह लिखी हुई है, ठीक है? अच्छा, ये इससे भी कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करवाना है ना तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, ठीक है? तो ये मैंने जस्ट आपको शक्ल दिखाई है, एटलीस्ट शक्ल तो पता होनी चाहिए कि किस तरह की चीज़ थी पहले, सही है? अब ECMAScript 6 में ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है, इसको ऑल्टरनेटिवली फेच में तब फेच है आपके पास अब, ठीक है? अच्छा, इन्होंने दो और चीज़ें लिखी हैं। Axios इज़ अ लाइब्रेरी, jQuery इज़ अ लाइब्रेरी, ठीक है? तो इसके लिए आपको, या इसके लिए आपको कुछ ना कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी हम इन दोनों की तो बात कर नहीं रहे, jQuery तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। Axios हम पढ़ेंगे, यूज़ भी करेंगे, बट राइट नाउ हम प्योर जावास्क्रिप्ट में ECMAScript 6 की बात कर रहे हैं, तो उसमें आ चुका है फेच।
पहले आप क्या यूज करते थे, ये वाली टेक्निक। नाउ दिस इज ऑब्सोलेट, और ये बहुत ही कोई बुरा था, इतना कोड भी खराब है, और ये बहुत सिंपल रिक्वेस्ट लिखी हुई है इन्होंने, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था ये। ठीक है, तो अभी हम फेच यूज करने वाले हैं। फेच का सिंटैक्स मैं पहले आपको समझा देता हूँ क्या है। अच्छा, आपकी जो रिक्वेस्ट होती है ना, वो रिक्वेस्ट के दो मेथड, मेजर दो मेथड होते हैं। मेथड एक होता है गेट, और दूसरा होता है पोस्ट, लेकिन इससे ज्यादा भी होते हैं। आप पुट भी होता है आपके पास, डिलीट भी होता है, और ये और भी बहुत सारे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको पोस्टमैन पे दिखाऊं, बहुत सारी, बहुत बड़ी लिस्ट होती है। सब मैंने भी यूज नहीं किए। हर हर रिक्वेस्ट का थोड़ा थोड़ा सा एक फर्क होता है। ये टूल हम पढ़ेंगे जब नोड हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको अगर समझ नहीं आया तो आप परेशान नहीं होइएगा। मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, कितनी सारी होती हैं। ठीक है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, कॉपी, हेड ऑप्शन एंड सो ऑन। ठीक है, राइट नाउ अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, बैकएंड हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फिलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं गेट और पोस्ट पे हमारा काम, ये मेजर चीज़ है हमारे पास। ठीक है, रीड करने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए, कुछ अपडेट करने के लिए, कुछ डिलीट करने के लिए। ठीक है, समराइज वे में मैंने आपको बताया। अब अगर आप कहीं पे कोई मेथड डिफाइन नहीं करते तो इट विल बी गेट रिक्वेस्ट। डिफॉल्ट पे जो रिक्वेस्ट होगी वो भी गेट। सही है। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है फेच। सही है जी। फेच को पैरामीटर में पास करेंगे आप यूआरएल जो आपको देना है। ठीक है, मैंने एक यूआरएल बनाया हुआ है। बनाया हुआ क्या है, मैंने नहीं बनाया, मतलब मैंने निकाल के रखा हुआ था आपको पढ़ाने के लिए। आई थिंक यहाँ पे था। ठीक है, ये है फेक एपीआई, जो मुझे इस रिक्वेस्ट पे जब मैं कॉल करूंगा तो ये मुझे कुछ डेटा ला के दे देगा। बनी बनाई किसी ने बना के रखी हुई है, टेस्टिंग पर्पस के लिए ही बनाई है, लर्निंग पर्पस के लिए, जिन जिनको सीखना हो उससे सीख लें। एक यूआरएल मैंने पास कर दिया जो भी इन्होंने दिया था मुझे। इस यूआरएल में क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। ठीक है, इस पे जब रिक्वेस्ट जाएगी और मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, तो वो मुझे प्रॉमिस की शक्ल, ये मुझे प्रॉमिस ला के देता है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा देन। ठीक है, जो भी चीज ला के देगा वो मुझे मिलेगा प्रॉमिस के अंदर, रिस्पॉन्स। सही है, मैं इसका नाम रिस्पॉन्स रख रहा हूँ। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है ना, मैं कंसोल अगर कराऊँ, ये आता है रॉ रिस्पॉन्स, यानी कि आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। चला के देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेच का मेथड है जावास्क्रिप्ट में, अब बिल्टन है, पहले नहीं होता था ये। ठीक है, उसमें आपने पैरामीटर में यूआरएल पास कर दिया, जिसने आपको प्रॉमिस ला के दिया, तो आपने देन चला दिया, देन के कॉल बैक में आपने रिस्पॉन्स लिखा है, और रिस्पॉन्स जो ला के दे रहा है ये रॉ रिस्पॉन्स है, यूज नहीं हो सकेगा ये। ठीक है, चला के देखते हैं क्या मिल रहा है। रिस्पॉन्स ला के दिया इसने हमें, रॉ रिस्पॉन्स है, यूज नहीं हो सकता ये अभी हमारे पास। ठीक है, और जो कुछ भी है। सही है जी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि आपको रिस्पॉन्स किन किन तरीकों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा एक मेथड है जावास्क्रिप्ट में। ये इसमें भी कंफ्यूजन है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें है क्या, पहले आप, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। एक बिल्टन मेथड है फेच, जिसको आपने कॉल किया, पैरामीटर में आपने वो यूआरएल पास कर दिया जिस पे रिक्वेस्ट भेजनी है आपको। सही है, जैसे हमने यहाँ पे एक सैंपल बनाया था ना, यहाँ पे मुझे क्योंकि ये बना हुआ नहीं है, ठीक है, तो मैंने एक बना बनाया उठा लिया किसी वेबसाइट से। ठीक है, जो हमें कुछ डेटा ला के देगा। जो डेटा मिलेगा हमें प्रॉमिस में मिलेगा, और उस प्रॉमिस को मैंने कंसोल करा दिया, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है जी, क्योंकि ये रिस्पॉन्स रॉ कंसोल है, यूज नहीं हो सकता, इसलिए ये इस शक्ल में दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाना चाह रहा हूँ। फैच जावास्क्रिप्ट, हम जरा देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। इसमें देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं।
चलें इससे हमारा काम हो जाएगा जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ। लेकिन जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ना, वो किन किन शक्ल में हो सकता है, पॉसिबल क्या क्या है। नंबर वन इन्होंने यहाँ पे लिखा है जेसन डेटा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेसन मिलेगा आपको। जेसन का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और उसमें प्रॉपर्टी नेम ऑब्जेक्ट की तरह डेटा आएगा आपको। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, या फायरबेस में जैसे आपको डेटा मिला था ना, वो जेसन डेटा था। सही है, फायरबेस आपने यूज़ करी है, फायरबेस में जो हमें रिस्पांस मिला था वो एक जेसन डेटा था। तो उस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा आपको क्या मिल सकता है, आपको कोई फाइल मिल सकती है, लाइक आप कोई इमेज अपलोड करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक टेक्स्ट मिल सकता है। टेक्स्ट का मतलब क्या है, सिंपल आपको एक मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड, सही है। और आपको क्या मिल सकता है, फिलहाल ये तीन मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। क्या क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिस्पॉन्स के क्या 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 मिल सकता है आपको। जेसन मिल सकता है, टेक्स्ट मिल सकता है। अच्छा, टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपको कोई HTML CSS की फाइल भी मिल सकती है, कि कोड भी मिल सकता है, ठीक है। फाइल नहीं, सॉरी, कोड कर लेना, ठीक है। ये भी मिल सकता है आपको, मार्कअप मिल सकता है आपको, सही। और आपको मिल सकती है एक फाइल, ये मेजर टाइप रखता है। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेथड कॉल करवाते हैं ताकि आप इसको यूज कर सकें। अगर आपको जेसन में डेटा आ रहा है तो आप लिखेंगे रिस्पॉन्स, आप ये लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट में डेटा आ रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। अगर आपको फाइल में डेटा आ रहा है तो फाइल को रीड करने के लिए एक दो और चीजें होती हैं जो भी हमने नहीं पढ़ी हैं, बफर और अरे बफर, ठीक है। हम उसको अभी देख नहीं रहे, लेकिन आपको पता होना, मैंने बता दिया कि फाइल होगी अगर, तो यहाँ पे एक और मेथड फाइल के अकॉर्डिंग फिर कॉल करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आप वो मेथड कॉल करेंगे जिस मेथड जो आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैच हो रहा होगा, ठीक है। अभी हमें पता है कि हमें जेसन मिलेगा, जो मैंने एपीआई यूज करी है ना, मुझे पता है इसमें जेसन मिलेगा, तो मैंने यहाँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन कॉल किया। अच्छा, ये भी प्रॉमिस है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन इटसेल्फ एक प्रॉमिस है, तो मैं या तो यहाँ पे देन लगा दूं, एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अच्छा इसमें खराबी क्या है, नेस्टिंग हो गई, एक के अंदर दूसरा देन आ गया, यानी कि करली ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, वही खराबी जो कॉल बैक में थी, सही है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको यहाँ पे देन नहीं लगाऊं, बल्कि इसको यहाँ से रिटर्न कर दूं, ठीक है। और इसका जो अपना इसको हटा देता हूँ, इस कंसोल को भी हटा देता हूँ। ये जो मुझे यहाँ पे रिटर्न करूंगा, तो ये प्रॉमिस जो मिलेगा मुझे यहाँ पे वापस आके मुझे इस जगह पे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे एक और देन लिख सकता हूँ। अब ये नेस्टिंग नहीं हो रही। अच्छा, अगर मैं रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाऊंगा ना, तो ये देन नहीं मिलेगा मुझे। रिटर्न लिखा यानी कि जब ये चले, ये मुझे एक प्रॉमिस ला के दे, प्रॉमिस यहाँ पे आ गया, तो अब क्योंकि ये पहले वाला देन चल चुका होगा तो ये चलेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटा, डेटा मिल रहा है मुझे, सही है। इसको मैं कराता हूँ कंसोल डेटा, चला के चेक करते हैं। ये डेटा आया मेरे पास ऑब्जेक्ट की शक्ल में, कंप्लीटेड फॉल्स आईडी टाइटल यूजर आईडी 1 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं टू डूज 1 की जगह टू डूज 2 करता हूँ। मैं एक और रिक्वेस्ट भेज के चेक करता हूँ, टू डू 2 का आईडी 2 की डिटेल आ गई है मेरे पास अब, सही है। तो अ, जो हमारे पास जो पहले जो तरीका था जो काफी कॉम्प्लेक्स था, उसका ऑल्टरनेट क्या है, आपने फैच कॉल किया और दो प्रॉमिस के अंदर आपका काम हो गया। पहले प्रॉमिस के अंदर आपने जो मेथड कॉल करना है ये एग्जैक्टली वही होना चाहिए जिसमें रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे मेथड नहीं बताया कि गेट है पोस्ट है, तो ये 100% ऑटोमेटिकली ये गेट की रिक्वेस्ट जा रही है। किसी जगह पे मुझे डेटा भी भेजना है सर्वर पे, तो वो अभी आप भेज के नहीं देख रहे, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप सेकंड पैरामीटर में ऑब्जेक्ट की शक्ल में देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया मेथड और यहाँ मैंने लिख दिया पोस्ट, ठीक है।
ऑटोमेटिकली अब ये रिक्वेस्ट जो जाएगी ये पोस्ट में जाएगी, ठीक है। और अगर मुझे कोई पैरामीटर भेजना है तो वो मैं आगे इस तरह बॉडी में भेज सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, बॉडी जाएगी स्ट्रिंग बन के, स्ट्रिंगिफाई होगी पहले फिर जाएगी, डायरेक्ट नहीं जाएगी। सिर्फ समझाने के लिए अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये चीज पता लग गई कि आपको किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल से तो आप ऐसे भेजेंगे, फेच से भेजेंगे, ठीक है। एक्सियोस क्या करता है, राइट नाउ हमने एक्सियोस यूज नहीं किया। एक्सियोस ये करता है, ये जो सेकंड प्रॉमिस है ना, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती आपको, ये भी आपको लगाना नहीं पड़ता, सब कुछ सेम होता है। फेच की जगह एक्सियोस लिखना पड़ता है आपको, और डायरेक्ट जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें आपको ये वाला मेथड कॉल हुआ मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन या रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट जो भी होगा तो खुद मैनेज करेगा। यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ रहा है कि रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट है या रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, एक्सियोस में खुद मैनेज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम अभी एक्सियोस नहीं यूज कर रहे क्योंकि उसके लिए हमें कुछ इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। ये बिल्टन है जावास्क्रिप्ट में, तो मैंने डायरेक्ट इसको यूज कर लिया, सही है। आप एक काम करें, जल्दी से इसको अपने पास चलाएं सब, और देखें आपके पास इसी तरह रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। चलाएं सब और फिर मुझे बताएं। मैं ये यूआरएल जो डमी यूआरएल है, फेक एपीआई का यूआरएल है, ये आपको मैं चैट पे भेज रहा हूँ, जूम की चैट पे। चला के देख लिया आप लोगों ने? अच्छा क्लास, टाइम अभी 8 मिनट रह गए हैं, मैं रेप का इंट्रो तो अभी दे देता हूँ, लेकिन जाहिर है अब प्रॉपर हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक मैं स्क्रिप्ट में लास्ट टॉपिक फेच कर गया था,
वैसे तो बहुत सारी चीज़ें और रहती हैं, लेकिन हम साथ साथ चलते रहेंगे रिएक्ट में। जब स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें चीज़ों को साथ साथ लेके काम करते रहेंगे उसमें। ठीक है, कल की क्लास में हम स्टार्ट ही रिएक्ट से करेंगे, तो आप लोग काइंडली देर से मत आना, 5 मिनट भी देर कोशिश किया करो, देर नहीं हो। ठीक है, जो अब कल तो छुट्टी भी होगी तो देर होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो रिएक्ट का इंट्रो उस वक्त चल रहा होगा जब मैं आपको रिएक्ट की स्टार्टिंग बता रहा हूँ, और उसी में आप मिस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। सही है, फिलहाल मैं आपको बेसिक इंट्रो कभी दे देता हूँ। रिएक्ट जेएस फेसबुक की एक लाइब्रेरी है, फेसबुक ने इसको डेवलप किया है एंगुलर के अगेंस्ट। एट दैट टाइम एंगुलर जो है ना बहुत हॉट थी, एंगुलर 1 होती थी। एंगुलर 1 में एक कॉन्सेप्ट होता था टू वे डेटा बाइंडिंग का। टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है, पेरेंट्स के से चाइल्ड की तरफ भी डेटा आएगा और चाइल्ड से पेरेंट की तरफ भी डेटा जाएगा। जब तो हमें ये सारे बहुत टेक्निकल टर्म शायद हों, बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से जाए, कोई मसला नहीं है, जाने दीजिएगा। लेकिन ये जो बातें हैं आपको वक्त के साथ साथ खुद ही समझ आ जाएगी, फिलहाल सुनना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ क्या कि एंगुलर क्या थी, टू वे डेटा बाइंडिंग। रिएक्ट आया सिंगल 1 वे डेटा बाइंडिंग लेके, सिर्फ पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा जाएगा। अगर आपको डेटा चेंज करना है चाइल्ड में, तो उसके लिए आपको सबसे टॉप पे पेरेंट में डेटा चेंज करना होगा, उसके बाद जाके जो है चाइल्ड में चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि चाइल्ड में भी चेंजेस करो तो पेरेंट में खुद ब खुद चेंज होगा। ठीक है, तो ये पहली चीज रिएक्ट में आई थी। दूसरी चीज क्या लेके आया, ये लेके आया कि आप अपने रिएक्ट के अंदर मल्टीपल अपनी पसंद के भी टैग्स बना सकते हैं। अभी आपको बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल में टैग मिलेंगे, लाइक h1 मिल गया, लाइक पैराग्राफ का टैग हो गया, एंकर का टैग हो गया। रिएक्ट के अंदर आप अपने टैग खुद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक टैग बना दिया हैदर, और मैंने डिफाइन कर दिया जब हैदर का टैग कहीं पे भी लगेगा तो उस टैग का मतलब क्या होगा, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं मैंने बता दिया। हैदर का टैग होगा, हैदर के टैग में हैदर की इन्फॉर्मेशन शो होगी। मिसाल के तौर पर हैदर का नाम आ रहा होगा, हैदर का रोल नंबर, क्लास, ये सब चीज़ें शो हो रही है। एक जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये एक चीज़ आई रिएक्ट में। अच्छा, अब ये जो चीज़ आई कि आप कस्टम टैग अपनी पसंद से खुद भी बना सकते हैं। बिल्ट इन जो आपके पहले से HTML के टैग्स हैं उनके अलावा आपने अपनी पसंद के टैग बना लिए। ये कोई नई चीज़ नहीं थी। ठीक है, एंगुलर में भी ये चीज़ हो जाती थी, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो रिएक्ट को और कौन सी चीज़ थी ऐसी जिसने डिफ्रेंशिएट किया बहुत ज़्यादा। क्या पॉज हुआ हुआ भाई बड़ा, मैंने स्क्रीन पे भी कोई काम नहीं करा, जस्ट मैं आपको सम वॉइस अपनी मेरी क्लियर है। ठीक है, स्क्रीन पे कोई काम ही नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि नई चीज़ क्या थी रिएक्ट में। रिएक्ट में नई चीज़ ये थी कि रिएक्ट के अंदर आपकी एक ही लैंग्वेज यूज होती है, वो है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, जावास्क्रिप्ट की ज़ुबान में ही आप HTML भी जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, CSS भी जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, और जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट में ही होती है। ठीक है, यानी कि आपको ये इस तरीके से HTML नहीं लिखनी होगी। जो भी टैग आप लिखेंगे वो अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर लिखेंगे। एक ही फाइल होगी जावास्क्रिप्ट की, कोई HTML CSS की अलग अलग फाइलें नहीं होंगी, और उन्हीं फाइल्स को आप यूज कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको जो है रिएक्ट ने बहुत शाइन किया, लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, यूज होनी शुरू हुई। ठीक है, अच्छा हम क्यों रिएक्ट यूज कर रहे हैं, सही है, हमें हमें तो इतनी टेक्निकलिटीज पता भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा हॉट है, इवन अभी भी हॉट है। ठीक है, हमें क्लाइंट से पैसे कमाने हैं, तो क्लाइंट से पैसे कमाने के लिए रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव स्टिल वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अभी रिसेंटली आई थिंक रिएक्ट नेटिव का आई थिंक वर्जन 17 रिलीज हुआ है अभी, कपल ऑफ डेज बैक। ठीक है, 0.17 मेरा कहने का मतलब है, सही है। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ज़्यादा हॉट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मतलब हमें इससे कंसर्न नहीं है कि सिंगल वे डेटा बाइंडिंग है या टू वे डेटा बाइंडिंग है। सही है, हमें कंसर्न इससे है कि क्लाइंट को क्या काम करवाना है और वो हमें पैसे देगा तो हम इसको करके देंगे। सही है, इससे कंसर्न है। इन तो फ्रेमवर्क सबसे इसलिए हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं।
ठीक है। रिएक्ट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको इंट्रो दूंगा, लेकिन वो मैं आपको कल दूंगा इंट्रो। सही है, आपको बाकायदा रिएक्ट पे काम करने से पहले मैं आपको इन सारी चीज़ों को इंट्रो दे दूंगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। सही है। और फिलहाल आपने ये चीज़ समझनी है कि आपकी एक ही फाइल है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। यानी कि आपको अगर 5 कंपोनेंट बनाने हैं तो आप 5 फाइलें जावास्क्रिप्ट की ही बनाएंगे, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट की ये एचटीएमएल की फाइल नहीं बनाएंगे कोई। सही है। बुक, यार मैं बुक आपसे मेरे पास रखी हुई है रिएक्ट की, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन हम शायद बुक को फॉलो नहीं करें। सही है। जावास्क्रिप्ट तक हमने बुक फॉलो करी थी, अब आगे के जो टॉपिक्स होंगे उसमें शायद हम बुक को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। जो रिएक्ट जो जिन्होंने रिएक्ट बनाई है ना, उन्होंने इसको पढ़ने का तरीका भी बनाया है कि आपको अगर रिएक्ट पढ़नी हो तो आप इस तरीके से पढ़ें। तो हम इनके तरीके को पढ़ें, इसको फॉलो करेंगे। सही है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। बाकी कल की क्लास का आगाज़ ही हम रिएक्ट से करेंगे, तो आप लोग काइंडली टाइम पे आना यार। सही है। आज की क्लास को हम एंड करते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे वो आप पूछ लें मुझसे। स्क्रीन शेयर करनी है तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, स्क्रीन आप शेयर कर लें। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी क्लोज कर रहा हूँ।